हाय गाइस, वेलकम टू सेकंड वीडियो। इस वीडियो में चैप्टर 5 का पार्ट नंबर सेकंड कर रहे हैं, वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बचे हुए क्वेश्चन। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बैंक बैलेंस, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से देखेंगे। उसके बाद एग्जामिन करेंगे बीआरएस स्टेटमेंट को, जो प्रिपेयर किए गए लास्ट ऑफ द ईयर पर। ये चीज़ देखने के लिए जो चेक इशू किए गए एंटिटी के द्वारा वो प्रेजेंटेड नहीं हुए पेमेंट के लिए, और जो चेक डिपॉजिट हुए हैं कलेक्शन के लिए वो क्रेडिट नहीं किए बैंक अकाउंट में। आपकी जो स्पेशल अटेंशन दी गई है बेसिकली आइटम को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, और जो आउटस्टैंडिंग है अनड्यूली लॉन्ग पीरियड के लिए। और जो ऑडिटर्स हैं बेसिकली ये असरटेन करेंगे जो रीज़न है आउटस्टैंडिंग आइटम्स का मैनेजमेंट से, वो भी आपने पूरी तरह उनको बताया हो। और बेसिकली ये भी एग्जामिन किया जाएगा जो आइटम्स हैं वो बेसिकली किसमें कोई रिक्वायरमेंट और एडजस्टमेंट चाहिएगी। जो रेलेवेंट सर्टिफिकेट है फिक्स डिपॉजिट के रिगार्डिंग या किसी टाइप का डिपॉजिट के रिगार्डिंग, वो सपोर्टेड किया जाना चाहिए बैंक के द्वारा, बैंक एडवाइसेस के थ्रू। और जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट में एज पर द शेड्यूल, पार्ट ऑफ द शेड्यूल 3, तो वो आपकी पूरी तरह चेक की जानी चाहिए। बिल्स पेबल में क्या देखेंगे, एक्नोलिजमेंट होनी चाहिए डेट पेबल्स की। और अगर उनके वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली ये भी देखना पड़ेगा जो बिल्स पेड किए गए हैं कैंसिल हो गए हैं, और जो लाइबिलिटी है उसके रिगार्डिंग वो करेक्टली असर्टेन की गई है और डिस्क्लोज की गई है। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे वेरिफिकेशन में। सबसे पहले हम पेमेंट देखेंगे। जो बिल्स जो रिटायर हो गए थे मैच्योरिटी पे, उनको जो की गई थी, और ये कंफर्म करेंगे जो रेलेवेंट बिल्स हैं वो आपके ड्यूली कैंसिल कर दिए गए हैं। सारी एंट्रीज को ट्रेस करेंगे बिल्स पेबल बुक में, और बिल्स पेबल अकाउंट्स के हिसाब से ये कंफर्म करने के लिए जो आपकी लाइबिलिटी हुई है वो बेसिकली करेक्टली रिकॉर्ड की गई है या नहीं। रिकनसाइल करेंगे टोटल ऑफ द शेड्यूल ऑफ बिल्स पेबल को एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो बैलेंस दिया गया है आपका बिल्स पेबल अकाउंट के हिसाब से उससे ऑब्टेन करेंगे कंफर्मेशन होल्डर ऑफ द बिल से इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन द बिल एक्सेप्टेड बाय द क्लाइंट डेट आर हेल्ड बाय देम। वेरीफाई करेंगे चार्ज अगर कोई क्रेडिट किया गया है एसेट्स पे ड्यू पेमेंट ऑफ द बिल के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज किया जाएगा। शॉर्ट नोट बताओ कट ऑफ अरेंजमेंट्स पे। कट ऑफ अरेंजमेंट बेसिकली एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें बिजनेस बेसिकली होल्ड पे नहीं आता। कट ऑफ अरेंजमेंट में नेसेसरी डेटा ट्रांजेक्शन ऑफ द वन पीरियड वुड बी सेपरेट फ्रॉम द दोज ensuring द पीरियड एज रिजल्ट ऑफ वर्किंग ऑफ ईच पीरियड। बेसिकली ये देखते हैं कि ट्रांजेक्शन ऑफ द वन पीरियड है वो सेपरेटली की गई है दूसरे से, और उसको इंश्योर किया जाता है कि आपकी जो 2 साल की ट्रांजेक्शन हैं उनको अलग अलग तरह से सेपरेट किया जाए। नहीं तो ऐसा बिजनेस में चलता रहेगा, हिसाब कैसे लगाएंगे। जो अरेंजमेंट बेसिकली ये बेसिकली टेक्निकली इसको कट ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। एसेंशली ये किया जाता है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को बेटर बनाने के लिए, अकाउंटिंग ऑर्डर्स को बेटर बनाने के लिए, सेल्स और परचेज इन्वेंट्री के हिसाब से जो आपके अफेक्ट नहीं हो रही कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस से। जो अरेंजमेंट है वो जनरली आपका सेल्स पे अप्लाई होता है, और जो परचेजेज और इन्वेंट्री है उन पे अप्लाई होता है। ऑडिटर सेटिस्फाई करता है एग्जामिनेशन और टेस्ट चेक को, और जो कट ऑफ प्रोसीजर्स हैं वो आपके एडिक्वली फॉलो किए जाते हैं, और ये इंश्योर किया जाता है जो आपकी गुड्स परचेज की गई हैं वो क्लाइंट को पास की जानी चाहिए, और जो आपका फैक्ट उसमें इंक्लूड हुआ है इन्वेंट्रीज़ के हिसाब से और लाइबिलिटीज़ के हिसाब से वो क्रेडिट परचेजेस के हिसाब से होना चाहिए। जो आपकी गुड्स सोल्ड की गई हैं एक्सक्लूडेड ऑफ द इन्वेंट्री के हिसाब से उसमें आपका क्रेडिट लिया जाना चाहिए, और जो वैल्यू ऑफ द एसेट्स आपकी रिसीव हुई हैं तो उसमें कंसर्न पार्टी डेबिट होनी चाहिए। ऑडिटर ये भी एग्जामिन करेगा जो आपके सैंपल ऑफ द डॉक्यूमेंट है या एविडेंसिंग है मूवमेंट ऑफ द इन्वेंट्री की या आउट ऑफ द स्टोर्स की, उसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीरियड और पीरियड के हिसाब से शॉर्टली बिफोर या आफ्टर कट ऑफ डेट आपके पूरी तरह होने चाहिए। और ये भी चेक किया जाएगा जो आपकी इन्वेंट्री प्रेजेंट की गई है अकाउंट्स के द्वारा इंक्लूड हैं और एक्सक्लूडेड है एज पर द अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग द इन्वेंट्री टेकिंग, और जो परफेक्ट और करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से। It is not essential to verify the sales procedure of the scrap, which did not have the significant value if the company had a good accounting and the costing system. बेसिकली ऑडिटर ये भी रिक्वायर करेगा जो आपका प्रोडक्शन और कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं आपके डिटर्मिनेशन और स्क्रैप मेटेरियल के हिसाब से, और जो अराइज हुए हैं आपके गिवन पीरियड में वो सही से काम करने चाहिए। और बेसिकली इसमें ये बोल सकते हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटर में क्या होता है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो स्क्रैप जनरेटेड किया गया है कंपनी के द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी अकाउंटेड हुई है या नहीं, एग्जिस्टेंस ये देखेंगे जो अकाउंटिंग और कॉस्टिंग सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करे एविडेंसेस जिसके बेसिस पे हम एडवोकेसी और लायबिलिटी देखें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, और जो साउंड जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो एडवोकेटली शो करे डिटेल्स ऑफ द स्क्रैप ऑफ द सेल्स ऑफ से।
और जो बेसिकली रेट है स्क्रैप का जो आपको सोल्ड किया गया है वो भी करेक्ट होना चाहिए, और उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो गुड क्वालिटी मटेरियल के हिसाब से मिक्सअप होनी चाहिए। और जो सेल प्रोसीड्स अगर आपके सिग्निफिकेंट नहीं हैं तो जो कंपनी है आपको गुड अकाउंटिंग और कॉस्टिंग सिस्टम बताएगी, और जो ऑडिटर के उस चीज़ को ओवरलुक नहीं करेगा दूसरे एक्सपेक्ट के हिसाब से। While conducting the audit, while conducting the audit of the accounts of manufacturing company, you discovered that the rate of the gross profit on the sales has sharply risen in the comparison to the previous year. Basically, आप कंडक्ट करते हुए अकाउंटिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये डिस्कवर करते हो जो ग्रोस प्रॉफिट आपका सेल्स पे वो राइज हो रहा है दूसरे साल के कंपैरिजन आपके साल काफ़ी ज़्यादा। तो स्टेप्स देखो जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। भाई इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ द ग्रोस प्रॉफिट क्या हो सकता है, काफ़ी पॉसिबल कोजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका इंक्रीज़ हो रहा है ग्रोस प्रॉफिट में और सेल्स में कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला आप इंक्रीज़ इन द सेल्स प्राइस। आपका किसी गुड्स का आप सेल्स प्राइस पिछले साल 100 रुपये था, आपकी बार वही चीज़ 200 रुपये की बिक रही है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है फिनिश गुड का वो इंक्रीज़ हो गया। इसी वजह से जो इंक्वायरी बेसिकली ऑडिटर ये करेगा कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो जर्नल था या स्पेसिफिक प्राइस था। अगर इंक्रीज़ हुआ है तो उसका रीज़न देखो किस लिए इंक्रीज़ हुआ है। ऑडिटर ये भी देखेगा कि जो कॉपीज़ ऑफ द कंपनी प्राइस है जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ द टाइम पे लिया गया है तो उसका रेलेवेंट कंपैरिजन हुआ है या नहीं। रिड्यूस इन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली रिड्यूस हुई है सब्सटेंटली, तो ऑडिटर ये भी एग्जामिन करेगा जो इन्वेंट्री और परचेजेज आपकी जो इन रिस्पेक्ट ऑफ द लार्ज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो लार्ज परचेज आपकी की गई थी तो उसमें कंपेयर किया जाएगा आपका करंट कॉस्ट को प्रीवियस ईयर की कॉस्ट से, और जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो आपके सपोर्ट कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ को तो उसको भी आप देखोगे कि वो किस हिसाब से राइज हुई और किस हिसाब से गिरी है। ऑल्ट्रेशन इन द सेल्स मिक्स, आप बेसिकली सेल्स अगर आपकी ऑल्टर हुई है जिसके रिजल्ट्स की वजह से आपका बेसिकली प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो डिटेल सेल्स एनालिसिस करेंगे उसका ये ये देखने के लिए कि जो आपने पीरियड एसरटेन किया है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल था और उसमें लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल सेल डाला गया है या नहीं। इम्पैक्ट ऑफ द ऑटोमेशन, जो मैकेनिज्म है और ऑटोमेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का उसका रिजल्ट बेसिकली ये होता है कि आपकी जो लेबर कॉस्ट होती है वो सेव होती है और जो पॉसिबिलिटी होती है इजीली वेरीफाई होती है कंपैरिजन ऑफ द वेज रिकॉर्ड की वजह से। एडहेरेंस टू कट ऑफ प्रोसीजर्स, बेसिकली आपने कट ऑफ प्रोसीजर फॉलो किए हैं। जो कंपनीज कट ऑफ प्रोसीजर्स हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को और वर्क इन प्रोग्रेस को इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। अगर उन प्रोसीजर्स में कोई चेंज हुआ है तो कंपेयर किया जाएगा प्रीवियस ईयर से। अगर वो कोई डिफरेंस बता रहा है ग्रोथ प्रॉफिट रेशो में तो वो बेसिकली देखा जाएगा जो प्रोसीजर्स आपके ऑब्जर्व किए गए हैं कंसर्न पर्सनल्स के हिसाब से वो सही से फॉलो किए जाने चाहिए। और जो ऑडिटर ये भी देखेगा जो आपके रेलेवेंट ट्रांजेक्शन्स हैं और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि पूरी तरह वो इनकॉर्पोरेटेड हुए हों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। मैनिपुलेटिंग सेल्स क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी देखी जाएगी कि जो आइटम्स है आपके सेंड किए गए हैं कस्टमर्स को और सेल्स ऑफ रिटर्न बेसिस पे वो इंक्लूडेड होने चाहिए आपकी इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से। अगर आपका कोई इफेक्ट दिया गया है इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ प्रॉफिट के तो वो भी हम पूरी तरह एनालाइज करेंगे। वेरीफाई करो सेल्स कमीशन एक्सपेंडिचर और सेल्स रिटर्न को। सेल्स कमीशन क्या है भाई, सबसे पहले एग्रीमेंट देखो कि कमीशन का एग्रीमेंट क्या है। जो सेल्स ट्रांजैक्शन एक्चुअल में अक्कर हुई हैं ईयर के दौरान और जो ऑथोराइज पार्टी के बिहाफ पे अगर यस तो कमीशन उन्हीं के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जो सेल एक्चुअल में हुई है। एविडेंसेस देखो सर्विस के जो पार्टी ने दी थी और जिसके लिए कमीशन पे किया गया है कोरस्पोंडेंस के हिसाब से। इंश्योर करो जो सेल्स आपकी हुई थी उस टाइम पे और वो बेसिकली चार्ज किया गया है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। ये भी कंपेयर करो जो आपकी अमाउंट इंकर्ड हुई है प्रीवियस ईयर में वो टोटल टर्नओवर के हिसाब से होनी चाहिए। एंट्रीज़ को चेक करो TDS ऑन द कमीशन और टाइम ऑफ द क्रेडिट और पेज अकाउंट वो सही से काम किया गया है नहीं और उसमें क्या क्या इंक्लूड होना था वो सब भी देखो। इंश्योर करो जो आपकी पेमेंट दी गई है चेक के थ्रू और जो लिमिट के थ्रू वो क्लोजेज ऑफ द टैक्स ऑडिट के हिसाब से एक्सीड होनी चाहिए। सेल्स रिटर्न क्या होता है, एग्जामिन करो अकाउंटिंग बेसिस को ट्रांजेक्शन्स देखने के लिए जो कोरस्पोंडिंग डेबिट नोट है और जिस डेबिट नोट के रिगार्डिंग मैंने काम किया है वो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें एग्जामिन करनी पड़ेंगी। वेरीफाई करो रेफरेंस करने के लिए अकाउंटिंग कोरस्पोंडिंग रिकॉर्ड जो आपके गुड इनवर्ड बुक में हुए हैं और स्टोर रिकॉर्ड बुक्स में हुए हैं। जो फिगर है आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हिसाब से वो बेसिकली कंपेयर होनी चाहिए ओरिजिनल इन्वॉइसेस से रेट्स के रिगार्डिंग, और जो अदर चार्जेस और कैलकुलेशन है वो भी आपकी चेक होनी चाहिए। एग्जामिन करो डेप्थ में ये एलिमिनेट करने के लिए जो पॉसिबिलिटी ऑफ द फिक्सचर सेल्स है रिटर्न्स है या ब्रॉड सेल्स है रिकॉर्डेड की गई है
और जो रिटर्न्स हैं आपके वो सब्सटेंशियल फिगर के हिसाब से स्टार्ट और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में दिखाए गए हैं या नहीं। क्रॉस चेक करो ओरिजिनल इन्वॉइसेस को या रिबेट्स को, अलाउंसेस को, जो आपके बेसिकली बायर ने दिए हैं अपने डेबिट नोट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वाउचिंग पे एक शॉर्ट नोट लिखो। वाउचिंग क्या है भाई? एक्ट ऑफ द एग्जामिंग द वाउचर्स रेफर्स टू वाउचिंग। वाउचर्स को एग्जामिन करना वाउचिंग बोलते हैं। इट इज़ अ प्रैक्टिस फॉलोअर्स इन द ऑडिट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। बेसिकली ऑडिट में फॉलो की जाती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ऑथेंटिसिटी देखना जो ट्रांजेक्शन्स में हुई, जो ट्रांजेक्शन हमारी हुई है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में उनकी। एसेंशली बेसिकली इसमें क्या होता है कि वेरीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के हिसाब से, और अथॉरिटी देखें किस बेसिस पे ये एंट्री की गई है। ये भी कंफर्म करते हैं जो अमाउंट मेंशन किया गया है वाउचर में और जो पोस्टेड हुआ है अप्रोप्रिएट अकाउंट में वो बेसिकली डिस्क्लोज कर रहा है आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसमें इंक्लूड हो। ये सब एग्जामिन करने के बाद ये देखते हैं कि हर वाउचर को मार्क भी किया गया है एक अप्रोप्रिएट मैनर में, जो ये इंश्योर कर रहा हो कि आपके जो जो प्रेजेंटेड किए गए हैं लाइक जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो किसी दूसरे एंटिटी के सपोर्ट में ना हो। ये बेसिकली पॉइंट्स को देखेंगे केयरफुल कंसिडरेशन के लिए एक वाउचर एग्जामिन करते हुए। जो डेट है वाउचर्स की वो अकाउंटिंग पीरियड में होनी चाहिए, और जो वाउचर हैं आपके वो क्लाइंट के नाम पर होने चाहिए। जो वाउचर है फुली ऑथराइज होने चाहिए, और जो वाउचर हैं बेसिकली सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो इसमें एक्सपेक्टेड हो कि ये रिसीव होंगे और एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से एंटर किए जाएंगे। जो अकाउंट है जिसमें वाउचर आपके एडजस्ट किए गए हैं वो क्लियरली डिस्क्लोज करे करेक्टर ऑफ द रिसिप्ट्स को, और उसमें जो पेमेंट होती है वो इंक्लूजन होनी चाहिए फाइनल अकाउंट्स के हिसाब से। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैं 2,25,00,000 रुपए के जो शो किए जा रहे हैं P&L अकाउंट में। उसमें बेसिकली 1,10,000 रुपये का जो सम डायरेक्ट ने स्पेंड किया है अपने फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए कंपनी के बिजनेस में, वो बेसिकली उसने अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया था, लेकिन उसने डाल दिया किसमें 1,10,000 रुपये अपने कंपनी के उसमें अलाउंसेस में। तो क्या वो इंक्लूड होगा? Personal expenses charged to revenue account. The auditor should check the services contract minutes of board meeting to check the authorization of the such expenditure. As per the provision of section 143, the auditor shall inquire whether the personal expenses have been charged to revenue account and make a report to a member in case of he is not satisfied with the answer. Basically अगर personal expenses को कोई revenue account में दिखता है तो report भेजेगा किसको? आपके मेंबर्स को, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता उसके आंसर से। ऑडिटर ने बेसिकली क्या किया है, उसने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया तो उसको ये मिला कि जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं डायरेक्टर ने अपने पर्सनल कंपोनेंट के लिए किए थे, और उसने ये चीज़ इंक्वायर की कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस हो इनकर्ड बाय द कंपनी आर कवर बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के हिसाब से हैं या नहीं, और अगर वो बिजनेस प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट की गई हैं। अगर जो आंसर बेसिकली नेगेटिव आता है तो ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो क्वालिफाई करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि हाँ ये एक्सपेंडिचर बेसिकली उसके लिए किए गए थे पर्सनल के लिए और इनको मैं इंक्लूड नहीं करना चाहता। परचेज रिटर्न को कैसे वेरीफाई करोगे? डेबिट नोट देखेंगे सप्लायर को इशू किया गया था वो कंफर्म किया जाना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट नोट के अकॉर्डिंग जो सप्लायर ने एक्नॉलेजमेंट दिया था जिसके रिगार्डिंग। रेलेवेंट कोरस्पॉन्डेंस देखेंगे वो भी एग्जामिन की जानी चाहिए। वेरीफाई करेंगे रेफरेंस को जो कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड के रिगार्डिंग ली गई है एक आउटवर्ड बुक में, और ये भी देखेंगे जो फिगर्स हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हिसाब से वो कंपेयर किए गए हैं सप्लायर के ओरिजिनल इनवॉइस ऑफ द रेट्स एंड अदर चार्जेस के हिसाब से, जो कैलकुलेशन आपकी वो चेक की गई है। एग्जामिनेशन करेंगे डेप्थ में ये एलिमिनेट करने के लिए जो पॉसिबिलिटी है फिक्टिशियस परचेज रिटर्न की वो कवर कर रही हो आपके बोगस परचेज रिकॉर्डेड को, और जो रिटर्न्स हैं वो बेसिकली सब्सटेंशियल फिगर के हिसाब से किए गए हों बिगनिंग में और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में। क्रॉस चेक करेंगे रेफरेंस टू ओरिजिनल इनवॉइसेस को, अगर कोई रिबेट दिया गया प्राइसेस और अलाउंसेस में और जो सप्लायर ने दिया है वो बेसिकली क्रेडिट नोट की स्ट्रेंथ के हिसाब से चेक किया जाएगा। स्क्रूटनी देखेंगे जनरल लेजर की। जो जनरल लेजर है बेसिकली सारे बैलेंसेस होने चाहिए जो अल्टीमेट इंक्लूड किए जाने चाहिए स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में। अगर ये एग्जामिनेशन बेसिकली अंडरटेकन की जाएगी लास्ट में, सबसे ज़्यादा लास्ट में, जो स्क्रूटनी ऑफ द जनरल लेजर कैरिड आउट की गई है वो भी एक केयर के हिसाब से होनी चाहिए, और ये भी देखा जाना चाहिए जो फाइनल रिव्यू किया जा रहा है बैलेंसेस का फाइनल अकाउंट्स का वो बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न को शो कर रहे हैं। एंट्री देखेंगे जनरल लेजर में जो पोस्टेड की गई है समरी में, तो बुक्स ऑफ द एंट्रीज़ के हिसाब से आपकी होनी चाहिए। जो कैश बुक है, जनरल सेल्स बुक है, परचेज बुक है,
उसको सब्सिडरी बुक्स के हिसाब से सही दिखाया जाना चाहिए। ये भी कंफर्म करेंगे जितनी पोस्टिंग की गई है आपके अकाउंट्स में वो वेरीफाइड होनी चाहिए और टोटल है पूरा चेक किया जाना चाहिए। ये भी कंफर्म करेंगे जो बैलेंस आपका एसरटेन किया है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो आपका एडजस्टेड किया गया हो, और जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं और जो एक्सपेंसेस आपके एडजस्टेड किए गए हैं एक्रूड इनकम में वो भी आपके प्री रिकॉर्डेड कर दिए गए हों, और जो कंसिडरेशन आपका लीगल प्रोविजंस में वो भी एप्लीकेबल हुआ हो। जो बैलेंसेस आपके लेज़र में वो भी ट्रेस करेंगे ट्रायल बैलेंस से, और जो ट्रायल बैलेंस होगा वो फाइनल बैलेंस से ट्रेस किया जाएगा। While conducting the audit of the account manufacturing company, you discovered that the rate of the gross profit on the sales has been sharply decreases in comparison to the previous year. State the steps you satisfy. Decrease हो रहा है profit. Rate of the gross profit on the sales of the manufacturing company has sharply decreased in the comparison to the previous year. जो ऑडिटर है सेटिस्फाई करेगा रीज़न इसके लिए, और जो ये फैक्टर्स बेसिकली कंसिडर किए जाएंगे इसमें डिक्रीज इन द ग्रोस प्रॉफिट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम देखेंगे। बेसिकली अंडर वैल्यूएशन देखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री का, और ओवर वैल्यूएशन देखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री का, भाई किया तो नहीं है ड्यू टू द रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और द मिस्टेक्स इन द इन्वेंट्री अंडरटेकिंग। चेंज देखेंगे जिसके बेसिस पे आपकी इन्वेंट्री वैल्यू की गई है, और ओपनिंग इन्वेंट्री बेसिकली वैल्यू की जानी चाहिए मार्केट प्राइस पर अबाउ द कॉस्ट, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो बेसिकली आपकी बिलो द मार्केट प्राइस पे वैल्यू की गई है। इंक्लूजन देखेंगे करंट ईयर का, तो जो अमाउंट ऑफ द गुड परचेज प्रीवियस ईयर में है कहीं वो भी रिसीव और टेकन नहीं हो गए सेम ईयर में। रिवर्सल ऑफ द फिक्सेस एज सेल्स एंट्रीज देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में हुई हैं उनको प्रॉफिट्स को बूस्ट अप करने के लिए दिखाया गया है नहीं। सेल्स रिटर्न देखेंगे जो एंट्री पास की गई है 2 बार, और जो एंट्री हुई है परचेज रिटर्न की वो पास नहीं की गई है, तो ये देखेंगे जो आपकी गुड्स बेसिक सप्लायर को रिटर्न की गई थी वो हुई है या नहीं। एक्सेस देखेंगे जो प्रोविज़न हुआ आपका वेजेस के लिए और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, और जितना भी बनाया गया है वो कितना एक्सेस है। गुड्स सेंट देखेंगे जो आपकी सेल्स के लिए की गई अप्रूवल बेसिस पे कंसाइनमेंट बेसिस पे वो आपकी इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री में। जो वैल्यू ऑफ द अनयूजुअल एंट्री इन्वेंट्री है कंज्यूमर स्टोर्स के हिसाब से वो बेसिकली एज ए इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए, और जो वो एडजस्टेड भी नहीं की जानी चाहिए कोर्सपोंडिंग एक्सपेंसेस के हिसाब से। जो एक्सपेंसेस चार्ज किए गए हैं P&L अकाउंट में वो रोंगली चार्ज होने चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो इंश्योरेंस क्लेम्स है वो रिसीव किए गए हैं बेसिकली गुड्स ऑन ट्रांजिट के हिसाब से, या डिस्ट्रॉय किए गए हैं फायर के रिगार्डिंग वो बेसिकली क्रेडिट नहीं होने चाहिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। जो आपकी गुड्स सेल की गई हैं और सैम्पल्स के रिगार्डिंग जो आपको दिए गए हैं डिस्ट्रॉय किए गए हैं वो भी आपके पास अकाउंटिंग नहीं होने चाहिए। SMT एंटरप्राइजेस एक कॉन्ट्रैक्ट में आया है भाई सेल ऑफ द गुड्स करेगा और 24 लाख रुपए की ST लिमिटेड को। जो गुड्स हैं इंस्पेक्टेड किए जाएंगे अप्रूव किए जाएंगे फाइनलाइजेशन के द्वारा इंस्पेक्शन टीम के। जो ST लिमिटेड है उसकी पेमेंट की गई पूरी 24 लाख रुपए की, और जो रिक्वेस्ट किया गया ST एंटरप्राइज को डिस्पैच कर दी जाए गुड्स 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अक्टूबर 15 से लेकर मार्च 16 तक। In the month of the January 16, due to natural calamity, ST informed the SM Enterprises to the dispatch the remaining of 3 installment until the further notice. At the time of finalization of its account, financial year 15-16, Enterprises moves the sale amount of 12 lakh, remaining 12 lakh as a advance against the sales comment. रिकनाइजेशन ऑफ रेवेन्यू कैसे हुई है AS9 के अकॉर्डिंग बेसिकली जो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स है वो रिकनाइज और की जाएंगी इन कंडीशंस में। जो सेलर है उसने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉपर्टी गुड्स की जो प्राइस उसने दिया था उसके लिए बायर को, और जो रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप है वो भी ट्रांसफ़र कर दी गई है बायर को। जो सेलर है बेसिकली इफेक्टिव कंट्रोल्स को रिटेन करेगा, और जो ट्रांसफ़र करेगा एसोसिएट करने के लिए ओनरशिप। कोई भी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिट नहीं होनी चाहिए अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन के रिगार्डिंग जो डिराइव हुई है सेल्स ऑफ द गुड्स से। इस केस में क्या है जो सेल ट्रांजैक्शन कैरिड की गई है SMT एंटरप्राइजेस के द्वारा फुलफिल कर रहे हैं सारी कंडीशंस को, और जो अकाउंटिंग एंट्रीज हो पास की गई है SMT एंटरप्राइजेस के द्वारा जो रिकॉग्नाइज कर रही है पार्शियल रेवेन्यू को एक्सटेंड ऑफ द गुड डिस्पैच के हिसाब से अगर वो करेक्ट नहीं है। जो एंटायर अमाउंट ऑफ 24 लाख है उसको रिकॉग्नाइज एज ए सेल्स माना जाएगा। हाउ विल यू वाउच एंड वेरीफाई द प्रीमियम पेड ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ मोटर कार। तो इंश्योरेंस कवर नोट इशूड बाय द इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाइंग द कार नंबर एंड द पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस कवरेज। बेसिकली इंश्योरेंस कवर नोट देखेंगे जो इंश्योरेंस कंपनी ने इशू किया है कार नंबर को वेरीफाई करेंगे और इंश्योरेंस कवरेज देखेंगे। ये भी वेरीफाई करेंगे जो नो क्लेम बोनस दिया गया हो और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ये भी देखेंगे जो प्रॉपर एडजस्टमेंट की गई है प्रीपेड इंश्योरेंस के रिगार्डिंग वो भी सही है या नहीं। How will you vouch or verify the following? Liability toward the gratuity,
एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। ग्रेचुटी के रिगार्डिंग लाइबिलिटी कैसे देखेंगे? जो लाइबिलिटी टुवर्ड द ग्रेचुटी पेबल टू द एम्प्लॉयज एट टाइम ऑफ द सेसेशन ऑफ द सर्विस शुड बी ascertained and provided for the accounts when the employees are in the service। बेसिकली जो ग्रेचुटी के रिगार्डिंग पे गई है वो सेसेशन ऑफ द सर्विस के टाइम पर अगर की गई है तो एसरटेन करेंगे और प्रोवाइडेड करेंगे जो अकाउंट्स में बेसिकली एम्प्लॉयज़ ने सर्विसेज में रखी हो। ये भी देखेंगे जो प्रेजेंट लाइबिलिटी है वो ओवर द पीरियड ऑफ द सर्विस और पेबल अगर आपको की गई है तो सही होनी चाहिए। ऑडिटर ये भी देखेगा जो आपकी क्वालिफिकेशन है और है ग्रेचुटी लाइबिलिटी की वो बेसिकली एसरटेन करनी चाहिए और वो एक्चुअली डिटरमाइन की जानी चाहिए। ऑडिटर ये भी देखेगा कि एक्चुअली जो एक्सपर्ट है और कंडक्ट कर रहा है प्रोसीजर्स को वो चेक करेगा ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट इन अकॉर्डेंस विद एस से 220। ऑडिटर बेसिकली ये भी चेक करेगा जो टेक्निकल कंपिटेंस है एक्चुअली की जो और जो इसने इनपुट बनाए हैं और जो एडप्शंस मेड की है एक्चुअली ने वो बेसिकली सही होनी चाहिए। ऑडिटर ये भी देखेगा जो रेलेवेंट प्रोस्मेंट है AS 15 की और वो बेसिकली चेक की गई हैं एक्सपेंसिव प्रोविजंस के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन जो आउटसाइड एजेंसी ने किया है और इंश्योरेंस कंपनीज़ ने किया है उसको चेक करने के लिए तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी देखी जाएगी कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो कवरेज जो पॉलिसी की है बिल्कुल सही है। जो प्रीमियम ड्यू है लेकिन पे नहीं किया गया तो वो अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड होगा। जो प्रीमियम मेंटेन किया गया है ट्रस्ट फॉर ग्रेचुटी के लिए और जो ऑडिटर ने बेसिकली परस्यू किया है कि ट्रस्ट अप्रूव्ड होगा अंडर द इनकम टैक्स लॉ तो आपको ट्रस्ट के अकाउंट देखने पड़ेंगे कि भाई ये लेटेस्ट मेथड के हिसाब से कॉपी हो रहे हैं नहीं। कंट्रीब्यूशन शुड बी अप्रोप्रिएट डिस्क्लोज इन द अकाउंट। बेसिकली आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया जाएगा अकाउंट्स में एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। एक्सपेंडिचर कैसे इनकर्ड होगा प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए? बेसिकली अगर एक्सपेंडिचर आपका प्रमोशन फॉर द प्रोडक्ट के लिए किया गया है नए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए तो वो बेसिकली फ्यूचर बेनिफिट्स को दिखाता है। लाइक आपके एडवर्टीजमेंट किए गए हैं पेपर के लिए, टेलीविज़न सेल्स एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन हुआ है ट्रेड फेयर में तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ऑडिटर बेसिकली वाउच करेगा अथॉरिटी और एक्यूरेसी को ट्रांजेक्शन के हिसाब से और कॉन्ट्रैक्ट को रीड करेगा जो आपका एडवर्टीजमेंट एजेंसी के साथ हुआ है प्रमोशनल पॉलिसीज़ के साथ हुआ है कि वो कैसे काम कर रहा है मैनेजमेंट और ब्रॉड मीटिंग्स के हिसाब से। तो ये भी चेक करेगा जो आपके अकाउंट पे किए गए हैं एजेंसीज़ को बैंक बुक से वो बेसिकली एक्यूरेसी उनकी चेक करेगा और सही थे और वो टैक्स उसमें से डिडक्ट किया गया था अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ और वो बिल्कुल एक तरह से सही होने चाहिए। वो ये भी चेक करेगा जो अनपेड अमाउंट थी आपकी और एक्यूरेट लाइबिलिटी थी प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग वो बेसिकली प्रोवाइडेड की गई हो अकाउंट्स में। और जो एक्सपेंडिचर हैं वो बेसिकली ट्रीटेड होने चाहिए एज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और वो बेसिकली टेंजिबल और कैरिड ओवर होने चाहिए पीरियड ऑफ द अकाउंटिंग के हिसाब से। एक्साइज अथॉरिटी क्या बोलते हैं? जो बैलेंस आपके एक्साइज अथॉरिटी और P&L अकाउंट में पे किए गए हैं वो चेक किए जाने चाहिए स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स के हिसाब से और एक्सरसाइज ऑफ द एक्शन के हिसाब से। जो रेमिटेंस आपकी ली गई है अकाउंट्स में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए और जो क्रॉस चेक किया जाना चाहिए बैंक बुक के हिसाब से। और जो बैलेंस है कंफर्मेशन में है वो चेक होना चाहिए। बैलेंस बेसिकली शोन किया गया है आपका करंट एसेट्स और एडवांस इन बैलेंस शीट के रिगार्डिंग वो भी चेक करेंगे। ये भी इंश्योर करेंगे जो बैलेंस आपका P&L में यूज़ हुआ है और जो लाइबिलिटी आई है रजिस्टिंग सैनवेट क्रेडिट के हिसाब से वो अवेलेबल होनी चाहिए पूरी तरह। रिसिप्ट्स ऑफ द स्पेशल बैकवर्ड एरिया सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। क्लेम फॉर द बैकवर्ड एरिया सब्सिडी सबमिटेड टू द ऑथराइज शुड बी स्टडीड। बेसिकली क्लेम फॉर द बैकवर्ड एरिया ऐसे हम देखा जाएगा जो एसरटेन करेंगे जो ग्रांट है आपकी कैपिटल नेचर की जो एसेट्स के लिए फंड की गई है या रेवेन्यू नेचर की वो बेसिकली उनका कंप्यूटेशन फॉर्मूला होना चाहिए विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से और वो बेसिकली ग्रांट कैपिटल नेचर की होनी चाहिए। जो अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट है जो रेवेन्यू ग्रांट है वो आपकी इनकम स्टेटमेंट जो ली गई है अप्रूवल डिस्क्लोजर के हिसाब से होनी चाहिए। जो कैपिटल ग्रांट बेसिकली एडजस्ट की गई है कॉस्ट ऑफ द एसेट्स के हिसाब से या कैप्ट की गई है कैपिटल रिजर्व में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के हिसाब से ट्रांसफ़र होनी चाहिए। और जो डेप्रिसिएशन एसेट्स का किया गया है स्टेटमेंट ऑफ P&L हिसाब से वो चार्ज होना चाहिए। जो आपकी रिसिप्ट्स ली गई हैं ग्रांट के हिसाब से चेक करनी जानी चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। जो कंडीशन अटैच हुई है ग्रांट के हिसाब से फुलफिल की जानी चाहिए कंपनी से। और जो ऑडिटर बेसिकली चेक करेगा कोई भी लाइबिलिटी और रिफंड है ग्रांट का वो ब्रीच ऑफ द कंडीशंस को अराइज करे। तो ये सारी चीज़ें थी बेसिकली इसमें।